मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर आज मैं आपको मानववाद ह्यूमनिज्म के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय को मानववाद का महान प्रेरणा माना जाता है। मानववाद वैसे कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी अवधारणा है। इसका केंद्र बिंदु प्रोटेगोरस के इस सूत्र में मिलता है कि मानव सब चीज़ों का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। तो हम देखते हैं कि जो ये धारणा है कि मानव स्वभाव से ही एक विवेकशील प्राणी है। जो मानववाद है वो क्या मानता है मनुष्य के बारे में, मनुष्य के स्वभाव के बारे में, मानव के बारे में क्या विचार है कि मानव है वो स्वभाव से ही एक विवेकशील प्राणी है। वह न केवल नैतिक है बल्कि अन्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। वह स्वयं अपने भाग्य और विश्व का निर्माता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्टोइक और सोफिस्ट लेखक इस अवधारणा के समर्थक हैं। तो कहने का अर्थ यह है मानववाद कोई नई विचारधारा या धारणा नहीं है, ये बहुत पुरानी धारणा है। और देखो हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सोफिस्ट, तो यूनान में ये उस समय के इन चिंतकों ने इस पर जो अपना विचार प्रकट किए, जो उनका दर्शन था, चिंतन था, उसमें मनुष्य को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा अपना उसकी गरिमा, महिमा, एक व्यक्ति में, मानव में उन्होंने खूब विश्वास व्यक्त किया। और मध्य युग में मानववादी अवधारणा पृष्ठभूमि में चली गई। इसका कारण था कि मानव ने अपने विकास क्रम में जिन संस्थाओं का निर्माण किया था वे उसकी स्वामी या रक्षक बन बैठी और वह एक ऐसा अधीनस्थ बन गया। मध्य युग में क्या हुआ कि मनुष्य ने जिन संस्थाओं का विकास किया था, निर्माण किया था, वो संस्था उसकी मालिक बन बैठी। जैसे हम कहते हैं कि राज्य नाम की संस्था आई, फिर सरकार के अंग। अब जैसे बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, पर कार्यपालिका स्वयंभू बन गई। और कहीं कहीं व्यवस्थापिका भी जो आम जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, वहाँ पर जनता खुद को ऐसा ही पाती है। तो कहने का मतलब जिन संस्थाओं को हमने एक अच्छे के लिए जिनका विकास किया वो हमारी मालिक बन बैठी, और हम जो बनाने वाले थे, जनता थी, वो ऐसा ही अधीनस्थ बन गई। तो ये मध्य युग में थोड़ा सा इसका डीके हुआ। मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में विशेषकर यूरोप के पुनर्जागरण के दौरान लेखकों ने मानव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें प्रमुख थे एक्विनास, ऑगस्टाइन, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ, लूथर, मैकियावेली, स्पिनोजा आदि। हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे समझौतावादी विचारक। ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादी, मिल जैसे व्यक्तिवादियों और बेंथम जैसे उपयोगितावादी लेखकों ने अपने अपने ढंग से मानव और उसकी स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। तो मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में ये अनेक प्रकार
का चिंतन था, जिन्होंने मानव को अपने जो चिंतन था उसको केंद्रीय स्थान पर रखा, केंद्र बिंदु रखा। मानव को लेकर उन्होंने सारा सब ये अध्ययन, विश्लेषण और अपने विचार रखे। तो और एक प्रकार से कहना चाहिए कि इस युग में, मध्य युग में जो मानव की जो गरिमा को ठेस पहुंची थी, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, पुनर्जागरण के दौरान के लेखकों ने या उसके थोड़ा बाद के लेखकों ने। और 18वीं और 19वीं शताब्दी के लेखकों एवं विचारधाराओं ने विशेषकर उदारवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी और 20वीं शताब्दी की साम्यवादी, फासीवादी, नाजीवादी, अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, लोकतंत्रवादी, लोक कल्याणकारी आदि ने भी अपने अपने ढंग से मानव और उसकी स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन किसी भी विचारधारा या दर्शन ने मानव का समग्र रूप से अध्ययन नहीं किया। रॉय इसे समग्र संकट की संज्ञा देते हैं, जिसको इंग्लिश में टोटल क्राइसिस कह सकते हैं। तो 18वीं 19वीं शताब्दी के लेखकों और विचारधाराओं ने, जिसमें उदारवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी, और 20वीं शताब्दी के साम्यवादी, फासीवादी, नाजीवादी, अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, लोकतंत्रवादी, लोक कल्याणकारी आदि ने भी अपने अपने ढंग से मानव और उसकी स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास किया। पर कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, एम.एन. राय साहब ने देखा कि ये मनुष्य का जो एक समग्र उसका अध्ययन है वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई इसके एक पक्ष को लेता है, कोई दो बातों को लेता है, कोई, पर उसका जो टोटल है उसको कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर एम.एन. राय ने जो अपनी स्टडी में लिखा है कि यहाँ तक 20वीं शताब्दी तक का और जो उनके समय में भी उन जो चीज़ें थी उन सब को लेकर उन्होंने एक संकट की ये बहुत बड़ी कमी रही, जिसको उन्होंने टोटल क्राइसिस कहा। तो ये थोड़ा सा उन्होंने अपने विश्लेषण में बताया। उन्होंने अपने नव समग्र या उग्र मानववाद में समग्र समस्याओं के लिए निदान प्रस्तुत किए हैं। रॉय ने कहा है कि एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो मानव को समग्र रूप से समझे और उसकी समस्याओं के निदान प्रस्तुत करे। राय ने लिखा है कि मैं किसी का अनन्य अनुयायी नहीं हूँ। मैं किसी भी बात को ज्यों का त्यों नहीं मान लेता कि किसी भी सिद्धांत को मान लेने से पूर्व मैं उसका समीक्षात्मक विश्लेषण करता हूँ, जो कि उसके आंतरिक तर्कशास्त्र की समीचीनता की परीक्षा है। यदि मैं उसे आत्मविरोधी मानता हूँ या पाता हूँ तो मुझे उसके परित्याग में कोई संकोच नहीं होता, चाहे उसको स्थापित करने वाली सत्ता कितनी भी ऊंची क्यों न हो। तो ये राय साहब ने जो हमारा ऊपर का विश्लेषण था और उसको पृष्ठभूमि में रखते हुए उन्होंने सार रूप में ये चीज़ें कही कि मैं किसी का कोई उस प्रकार का अनुयायी नहीं हूँ जो केवल उसके प्रति मैं समर्पित हूँ, उसके आगे पीछे मेरा स्वयं का कुछ नहीं है, और मैं किसी भी सिद्धांत को ऐसे ही नहीं मानता हूँ ऊपरा ऊपरी, उसकी समीक्षात्मक विश्लेषण करता हूँ पूरा, और उसके आंतरिक तर्कशास्त्र की समीचीनता की परीक्षा भी करता हूँ। यदि फिर भी वो मेरी आत्मा को स्वीकार्य नहीं है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, चाहे उसको छोड़ने में, परित्याग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, संकोच नहीं आता, चाहे वो कितनी बड़ी कोई ऊंची सत्ता क्यों ना हो, मुझे फिर उसका कोई
भय नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये अपना उग्र मानववाद का दो, नवमानववाद का दो, समग्र मानववाद का दो, तो उसमें इन्होंने जो पहले की जो कमियों को देखते हुए, एक जो हम टोटल की बात करें कि समग्र अध्ययन, कोई मनुष्य को समग्र रूप से समझे, उसका विश्लेषण करे, तो उसको लेकर ये इन्होंने कहा। यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे, मानववाद और मानवतावाद दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। कई लोग दोनों को एक करके मानते हैं, पर्याय मानते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि इसको लेकर M.N. राय साहब की क्या विचार थे। मानववाद का केंद्र स्वयं मानव है, मानव की समग्रता है, जिसमें मानव के प्रत्येक पहलू जैसे मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि सभी का समावेश है। मानववाद इसी समग्रता के साथ मानव की पहचान को प्रतिष्ठित करने का आह्वान है। मानववाद ये सारा सब पक्ष एक मनुष्य के जो डायमेंशन है, पक्ष, आयाम हैं, उन सभी आयामों को वो लेकर चलता है। इसका लक्ष्य मनुष्य की प्रत्येक प्रकार की असहायता, निर्बलता, भय व निराशा से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकने की योग्यता एवं सामर्थ्य शक्ति का उसमें संचार करना है। तो ये जो उन्होंने मानववाद की बात कही है, मानवतावाद के संदर्भ को लेकर, दोनों में जो समानता को लेकर, तो उसमें है कि भाई मानववाद है वो मनुष्य की प्रत्येक प्रकार की जो कमजोरी, निर्बलता है, सहायता है, भय है, उसको निराशा से पूर्ण मुक्ति एक मनुष्य को कैसे मिले। तो वो उसमें उसको मनुष्य की जो योग्यता है और सामर्थ्य शक्ति का उसमें संचार करना चाहता है। यदि वो भूल रहा है, मैं ये कहूँ कि हनुमान जी को उनकी ताकत को लेकर स्मरण कराना पड़ता था, तब जाकर वो फिर अपने वो फॉरम में आते थे। तो उसी प्रकार से मनुष्य में सारा सब है, बहुत पोटेंसी है, सामर्थ्य है। तो M.N. राय साहब का यही कहना है कि उसकी सामर्थ्य और शक्ति जगाकर उसमें उसकी योग्यता का और सारा सब कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, आप किसी से कम नहीं हो। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर मनुष्य को खड़ा करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी ओर मानवतावाद मानव का नैतिक गुण है, जो उसे अपने समान, अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से कमज़ोर, अपने से असहाय के प्रति एक सहानुभूति पूर्ण ममता के साथ सहयोग के लिए तैयार करता है। मानवता क्या है कि कोई कमज़ोर दिखे, कोई बड़ा छोटा जो भी है, तो उनके साथ एक अच्छा सहयोग और संबंध हो। कमज़ोर दिखता है कोई ऐसा है तो उसकी मदद की जाए, जो बराबर वाला है, बलिष्ठ है, उसके साथ भी सम्मानजनक सहयोग या संबंध रखे जाएं। तो इस प्रकार का ये एक नैतिकता है कि एक आदमी जो नैतिक होता है, नैतिक आदमी, वो स्वयं अनुशासित होता है और हर मान मर्यादा सम्मान का वो पालक करता होता है, ध्यान रखता है। अतः दोनों में मूलभूत अंतर है। दोनों को एक समझने का भ्रम मानववाद के समूचे दर्शन को लड़खड़ा सकता है। तो दोनों में यहाँ पर अंतर माना गया है। तो इस प्रकार से आप सबके सहयोग से ये विचारों का आदान प्रदान हुआ, आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझने का प्रयास किया, और इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।